स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेन कंपोनेंट ऑफ lymphatic system. Last time we were discussed about lymphatic system and we have already discussed part of lymphatic system. Part of lymphatic system we already studied lymph vessels and lymph node. Now the turn of remaining some important part or component of lymphatic system. लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कुछ मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जुड़े हुए हैं जो इम्यूनिटी को डेवलप करने में बड़ा क्रूशियल रोल निभाते हैं। तो वो कौन कौन से पार्ट हैं, आज हम उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट है स्प्लीन, सेकंड है थाइमस का नाम आपने सुना है, और थर्ड है टॉन्सिल्स, जो थ्रोट के अंदर होते हैं टॉन्सिल्स। ये भी एक लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है जो इम्यूनिटी बनाने में मदद करता है। तो स्प्लीन को डिस्कस करते हैं। इसको ना तिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिल्ली। यानी कि कई बार ये कह देते हैं डॉक्टर्स भाई इसकी ये तिल्ली खराब है, यानी कि स्प्लीन में कोई प्रॉब्लम है। तो ये एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होती है और लिम्फेटिक सिस्टम का सबसे बड़ा कंपोनेंट ये माना जाता है। तो इट इज डार्क रेड इन कलर, it is dark red in color and bean shape in structure. बीन शेप इन स्ट्रक्चर, जो बीन शेप है वो तो इसकी स्ट्रक्चर है और इसका कलर है वो डार्क रेड है। इट इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ lymphatic system. Largest component of lymphatic system, सबसे बड़ा सिस्टम है, having diameter, जिसका डायमीटर 7 से 10 सेंटीमीटर है। having diameter 7 to 10 सेंटीमीटर, तो बड़ा कंपोनेंट है ये इसका। इट इज कहाँ पर प्रेजेंट है ये? इट इज प्रेजेंट इन एब्डोमेन, जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के बिल्कुल नीचे एब्डोमेन में ये प्रेजेंट होता है। इट इज जस्ट नियर टू टेल ऑफ पैनक्रियाज ग्लैंड बिहाइंड स्टमक के पीछे जो पैनक्रियाज ग्लैंड का जो टेल रीजन है ये वहां पर प्रेजेंट होती है, डायफ्राम के नीचे होती है। एब्डोमेन में 7 to 10 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। लिम्फेटिक सिस्टम का लार्जेस्ट कंपोनेंट ये माना जाता है। इसकी बीन शेप स्ट्रक्चर है और ये डार्क रेड कलर का एक छोटा सा ऑर्गन, एक छोटा सा पार्ट होता है जिसका नाम क्या है? स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके थोड़ा सा फंक्शंस के ऊपर अगर एक बार नजर डालें तो आपको पता लग जाएगा कि इसके भाई जो फंक्शंस हैं वाक्य में ही बहुत क्रूशियल है। तो फंक्शंस ऑफ स्प्लीन, जैसे डिस्ट्रक्शन मतलब नष्ट करना, डिस्ट्रक्शन ऑफ worn out
आरबीसी, जो टूटी फूटी आरबीसी हैं, जो डैमेज्ड आरबीसी हैं, उनको डिस्ट्रक्ट करने में, उनको रिमूव करने में इसका रोल होता है। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ ए ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट के फॉर्मेशन में स्टोरेज ऑफ आयरन में भी इसका रोल है। प्रोडक्शन ऑफ जो एंटीबॉडीज हैं उनके बनाने में भी इसका रोल है। इरिथ्रोपोएसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? इरिथ्रोपोएसिस। उसमें भी इसका क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इस तरीके से अगर हम देख स्टोरेज ऑफ, जैसे आरबीसी भी है और आरबीसी को डिस्ट्रक्ट भी करना है, नई आरबीसी भी बनाना है, आयरन को स्टोर भी करना है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी भी बनाना है, और जो फॉरेन पार्टिकल हैं डिस्ट्रक्ट उनको भी करता है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन पार्टिकल, जो शरीर में बाहर की चीज घुसती है, जो बाहर के जो पार्टिकल्स हैं उनको फॉरेन पार्टिकल कहते हैं, उनको भी नष्ट करने में स्प्लीन का एक अच्छा खासा रोल माना जाता है। तो ये स्प्लीन के रोल हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें आरबीसी बनती हैं, तो इसलिए इसका कलर डार्क रेड कलर का है। अभी हमने बताया कि इसकी जो शेप है वो बीन शेप की है, थोड़ी सी राजमा टाइप सी बीन शेप। तो जैसे इस तरीके से अगर हम देखें, ये स्प्लीन है। क्या है ये? स्प्लीन। और इसकी जो ये बाहर की जो एक थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, स्प्लीन की जो बाहर थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग, तो इसका क्या नाम है? कैप्सूल। इसका नाम है कैप्सूल। ये कैप्सूल, और ये कैप्सूल एक विशेष प्रकार की प्रोटेक्टिव लेयर से ढका हुआ है। इनकी यह जो लेयर है जो कैप्सूल के ऊपर प्रेजेंट है, इसको कैप्सूल को बचाती है। इसको विसरल पेरिटोनियम कहेंगे। क्या कहेंगे? विसरल पेरिटोनियम। तो ये है विसरल पेरिटोनियम। जो सबसे ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर है, और जो ये थिक प्रोटेक्टिव लेयर है उसका नाम है कैप्सूल। क्या है? कैप्सूल। अब ये कैप्सूल नीचे कुछ हैंगिंग स्ट्रक्चर्स ऐसे डेवलप कर देती है, यानी कि नीचे की तरफ ये ग्रोथ सी कर देती है, जिससे जो ये अंदर का जितना भी पार्ट है वो थोड़ा सा कंपार्टमेंट में बट जाता है। ये जो हैंगिंग स्ट्रक्चर है जो नीचे, इन हैंगिंग स्ट्रक्चर को ट्रेबिकुली कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेबिकुली, CULAE। ट्रेबिकुली बहुत सारी, ट्रेबिकुला सिंगुलर और ट्रेबिकुली प्लूरल। ये जो पूरा जो ये इसके अंदर जो टिश्यू है जो ये भरा हुआ है, ये सारे का सारा ये रेड पल्प है। क्या है? रेड पल्प। यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में आरबीसी होती है। इसी रेड पल्प के अंदर कहीं कहीं पैचेज हैं,
ये पैचेज, ये जो पैचेज है ये वाइट पल्प के हैं। ये जो कहीं कहीं पर आपको जो पैचेज दिखाई देने लग रहे हैं ये वाइट पल्प है, वाइट पल्प। यहाँ जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो ज़्यादा हैं और रेड पल्प में जो आरबीसी हैं वो बहुत ज़्यादा है। और इन्हीं के अंदर जैसे इस वाइट पल्प के अंदर जो प्रेजेंट है वो क्या है, आर्टरी है। और इधर ये इसी में ये इसका काटेंगे सेक्शन तो ये क्या है, वेन्स, वेन एक। तो ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर है इसका, स्प्लीन का इसका स्ट्रक्चर शो करने लग रहा है कि ये बीन शेप स्ट्रक्चर है। और इसकी जो आउटर कवरिंग को पल्प कहते हैं, विच इज फर्दर सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय विसरल पेरिटोनियम। स्प्लीन कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, रेड पल्प एंड वाइट पल्प। रेड पल्प इज फर्दर divided into many small or large component with the help of trabeculae. Trabeculae arise from capsule. Artery and veins are also seen here to supply blood. तो ये किसकी स्ट्रक्चर है, स्प्लीन की, स्प्लीन की स्ट्रक्चर। तो अगर हम बात करें तो स्प्लीन शेप कैसी है, बीन शेप, सराउंडेड बाय थिक कैप्सूल, थिक कैप्सूल। और ये वाइट फाइबरस टिश्यू का बना होता है, विच इज मेड अप ऑफ वाइट फाइबरस टिश्यू। जो कैप्सूल इज फर्दर सराउंडेड बाय विसरल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम। कैप्सूल form trabeculae, कैप्सूल क्या बनाता है, trabeculae which divide the internal portion of spleen into many compartments, छोटे छोटे लार्ज बड़े छोटे कंपार्टमेंट में ये ट्रेबेकुलिस को डिवाइड कर देती है। इट कंसिस्ट लार्ज red pulp. It consists large red pulp and small patches of white pulp. इसका जो पूरा इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो आरबीसी से भरा हुआ है, तो वो रेड कलर का दिखता है, इसलिए उसको रेड पल्प कहते हैं। वो रेड पल्प के अंदर छोटे छोटे वाइट पल्प के पैचेज भी पाए जाते हैं। ब्लड सप्लाई ऑफ ब्लड इज मेंटेन्ड बाय artery and vein, maintained by artery and vein, जो आपने डायग्राम में भी देखी थी। तो ये इसकी क्या है, वो मैंने अभी इसका बनाया था डायग्राम। ये इसकी क्या है,
स्ट्रक्चर, इससे पहले स्प्लीन का क्या बताया था, फंक्शन, और उससे पहले इसकी पोजीशन, रंग, और इसका किस तरीके की शेप, और वो ऐसे होती है। तो ये क्या है, स्प्लीन। दूसरा है थाइमस, दूसरा कंपोनेंट है थाइमस ग्लैंड। थाइमस, it is present in upper chest region near neck. It is present in upper chest region near to neck. ये नेक के पास, अपर चेस्ट रीजन में, जैसे ये नेक है तो ये अपर चेस्ट रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है। ये इट इज वेल प्रोमिनेंट इन infant, but gradually degenerate up to early childhood stage, ये जो इन्फेंट होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर ये बहुत अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट होती है, वेल डेवलप होती है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे एज बढ़ती है तो ये धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाती है, और अर्ली चाइल्डहुड स्टेज आते आते ये क्या हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है। इट प्ले significant role in development of immunity, as it is the component of lymphatic system. It is the component of lymphatic system. ये लिम्फेटिक सिस्टम का एक मुख्य पार्ट माना जाता है। ठीक है, इसकी जो फर्दर जो डिटेल है जितनी भी, वो सारी हम एंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़ेंगे। यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम में थाइमस ग्लैंड को खूब डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये इसके कौन कौन से हार्मोन हैं और उन हार्मोन्स का क्या क्या रोल है। तो वहाँ पर अब ये सिर्फ हम जो लिम्फेटिक सिस्टम उसके कंपोनेंट को थोड़ा सा डिस्कस करें। तो थाइमस इज endocrine gland which play significant role in control and coordination also. कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के अंदर भी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है थाइमस, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये थी हमारी जो दूसरा कंपोनेंट था थाइमस लिम्फेटिक सिस्टम का वो। तो इसका जो मेन जो बात है वो क्या है, ये इम्यूनिटी के डेवलपमेंट में बहुत तगड़ा रोल अदा करती है, क्योंकि जो लिम्फोसाइट्स हैं वो यहाँ पर भी
बनती हैं। इसका जो अगर हम देखें तो जो थाइमस है, जो थाइमस जो हमारी ग्लैंड है, ये फीटस के अंदर जो सेल्फ और जो नॉन सेल्फ कंपोनेंट होते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। कुछ सेल्फ सेल होती हैं, कुछ नॉन सेल्फ सेल होती हैं। तो फीटस से ही थाइमस ये सिखाता है, ये एजुकेट करता है सेल्स को कि ये वाली सेल अपनी सेल है और ये वाली सेल दूसरी सेल है, फॉरेन सेल है, हमारे काम की सेल वो नहीं है। अब जो तीसरा कंपोनेंट है हमारा वो है टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स ये कहाँ होते हैं? टॉन्सिल्स थ्रोट रीजन के अंदर होते हैं, थ्रोट के अंदर होते हैं, और ये भी एक लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट माना जाता है। टॉन्सिल्स they also act as part of lymphatic system. Lymphatic system. They also act as part of lymphatic system and present in throat. Present in throat. और ये गले के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये ऐसे। दे डू नॉट फिल्टर लिम्फ, दे डू नॉट फिल्टर लिम्फ एंड प्ले, ये लिम्फ को फिल्टर नहीं करते, जिसके कारण जो बॉडी है उस जो फिल्टर नहीं करेंगे तो इसमें कुछ जैसे लिम्फोसाइट्स आ जाएंगी और फिर वही लिम्फोसाइट फिर बॉडी को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगी। दे डू नॉट फिल्टर लिम्फ एंड प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी इसका काफ़ी रोल माना जाता है। जो लिम्फोइड टिश्यू है वो कहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है? अगर आप देखें तो जो लिम्फोइड टिश्यू है वही लिम्फोसाइट बनाएगा और फिर लिम्फोसाइट से ही इम्यूनिटी डेवलप की जाएगी और फिर इम्यूनिटी से ही बॉडी क्या रहेगी? प्रोटेक्ट रहेगी और वो बीमार नहीं होगी। तो ये टॉन्सिल भी उसी का पार्ट था लिम्फेटिक सिस्टम का जो इन्फेक्शन से हमें बचाता है। तो इस तरीके से जो टॉन्सिल है या फिर जो थाइमस है या फिर जो स्प्लीन है ये सब मिलके प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को और इम्यूनिटी बनाने में क्या करते हैं? मदद। एक और बात, जैसे जो लिम्फोइड टिश्यू है, जो क्या है? लिम्फोइड टिश्यू जो क्या बनाएगा? लिम्फोसाइट्स सेल्स, और जो लिम्फोसाइट सेल्स क्या बनाएंगी? एंटीबॉडीज, और जो एंटीबॉडीज क्या करेंगी? किल एंटीजन। एंटीजन का मतलब पैथोजन, और पैथोजन बनने से क्या डेवलप? पैथोजन मरने से क्या डेवलप होगी? इम्यूनिटी। तो इनका ये है। जो लिम्फोइड टिश्यू है, लिम्फोइड टिश्यू है तो उसमें सेल तो जरूर होंगी, लिम्फोइड टिश्यू है तो उसमें सेल्स है, तो वो लिम्फोइड टिश्यू कौन सी सेल बनाएगा? लिम्फोसाइट सेल्स। कौन सी सेल्स? लिम्फोसाइट सेल्स। यू विल रीड इन नेक्स्ट चैप्टर्स कि लिम्फोसाइट सेल्स एक्चुअली दो प्रकार की होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ये जो बी और टी लिम्फोसाइट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी विशेष प्रकार की प्रोटीन है जो शरीर के अंदर जो एंट्री होती है एंटीजन की
उनको मारने में अपना जो रोल है वो दिखाती हैं। तो एंटीबॉडी हैज टू किल एंटीजन which enters into the body through various route. If antibodies do not work properly, then antigen multiply within the body and to form large colony, and this large colony of antigen is responsible to cause disease. So एंटीबॉडी अगर नहीं है तो एंटीजन बीमारी कर सकते हैं, लेकिन अगर एंटीबॉडी अपना काम सही तरीके से निभाएंगी तो एंटीजन को मार दिया जाएगा। एंटीजन मैं कह रहा हूँ बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, कुछ भी हो जो बाहर से शरीर में घुसता है जो हमारे लिए नुकसानदायक है उसको एंटीजन कहते हैं, तो वो इसको ये मार देगी। जब एंटीजन मर जाएगा तो हमारा शरीर बीमारी से ग्रस्त नहीं होगा, यानी कि हमारे शरीर में कीटाणु, विषाणु, जीवाणु, रोगाणु कुछ भी है उनको मारने की क्षमता डेवलप हो जाएगी और उस रोगाणु से लड़ने की, मारने की क्षमता को, एबिलिटी को हम क्या कह रहे हैं, इम्यूनिटी। बट आप देख रहे हैं इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए एंटीजन को मारने की एबिलिटी होनी चाहिए, एंटीजन को मारने के लिए एंटीबॉडी होनी चाहिए। एंटीबॉडी किससे बनेंगी? बी और टी लिम्फोसाइट से बनेंगी। बी और टी लिम्फोसाइट किससे बनेंगी? लिम्फोइड टिश्यू से बनेगी। अब ये जो लिम्फोइड टिश्यू है यही तो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, चाहे वो स्प्लीन हो, चाहे वो थाइमस हो, चाहे वो टॉन्सिल्स हो, चाहे वो लिम्फ हो, चाहे वो लिम्फ नोड हो, उनके अंदर जो टिश्यू होता है उसको लिम्फोइड टिश्यू कहते हैं। और लिम्फोइड टिश्यू कैसे काम करता है ये मैंने आपको छोटा सा एक ग्राफिक्स के रूप में ये बताया कि इस तरीके से एंटीबॉडी बना के एंटीजन को मारा जाता है। तो ये लिम्फोइड टिश्यू के काम करने का तरीका। अब अगर हम देखें जैसे आपने सुना था पियर पैचेज, ये स्टार लगा के लिम्फोइड टिश्यू, lymphoid tissue also present in Peyer patches, PEYER Peyer patches in small intestine, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और उसके जो पियर पैचेज हैं, हमने जब विलाई, माइक्रोविलाई, पियर पैचेज वगैरह वहाँ पर डिस्कस किए थे, तो ये स्पेसिफिक जो फोल्डिंग्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल थी वहाँ पर बनते हैं, उनको पियर पैचेस कहते हैं। तो उनके अंदर भी क्या पाया जाता है? लिम्फोइड टिश्यू एज वेल एज प्रेजेंट इन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है उसके अंदर भी लिम्फोइड टिश्यू पाया जाता है। अगर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आपको पता है, हमने आपको बताया था जब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर किया था, तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है सिक्कम, उसके ऊपर एक 6 से 7 सेंटीमीटर की कीड़े लाइक स्ट्रक्चर एक थी, उसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते थे। आजकल वो रिड्यूस्ड है, पहले वो फंक्शनल थी और सेलुलोज के डाइजेशन में मदद करती थी। अब ये नॉन फंक्शनल और रिड्यूस्ड बट स्टिल हैव लिम्फोइड टिश्यू। और अगर मान लीजिए पियर पैचेज स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर ये लिम्फोइड टिश्यू है, तो इसका मतलब लिम्फोइड टिश्यू लिम्फोइड सेल बनाएगा, लिम्फोसाइट सेल एंटीबॉडी बनाएंगी, एंटीबॉडी सेल एंटीजन को मारेंगी, और एंटीजन अगर मारने की एबिलिटी बॉडी के पास है तो इसका मतलब बॉडी की अपनी इम्यूनिटी है, प्रतिरोधक क्षमता है, कीटाणु, विषाणु, जीवाणु, रोगाणु जो भी हैं उनको मारने की एबिलिटी उसके अंदर डेवलप है, तो शरीर जल्दी से बीमार नहीं होगा, डिजीज नहीं होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक अदर कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो इस लेक्चर के साथ, इस टॉपिक के साथ ये हमारा चैप्टर भी क्या होता है, कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर।